Hello students, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of science class 8th, that is chapter number 5, coal and petroleum. So in this chapter we will study about coal and petroleum. So let us start with the chapter. Now the first thing is, what is natural resource? Natural resources क्या होते हैं? All living beings require some essentials to support their life like sunlight, air, water, soil and minerals. Since they are provided by nature, they are called natural resources. हर एक जो लिविंग बीइंग है उसको सर्वाइवल के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, ऑयल, सॉइल एंड मिनरल्स। तो और ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है? नेचर। सो दैट्स वाई ये जो सारी चीज़ें, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है ना। कितने टाइप के होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? ना डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ नेचर रिसोर्सेज डिफरेंटली। फर्स्ट इज प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर वाइल वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू मेक देयर फूड यूजिंग द हीट ऑफ सनलाइट। तो देखो यहाँ पे उसने क्या किया, वाटर, एयर, मिनरल और सनलाइट, 4 रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है प्लांट्स। ठीक है। ऐसी जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो अपना फूड है वो प्लांट से लेते हैं। अगेन इनडायरेक्ट वे में जो एनिमल्स हैं वो भी उन 4 रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। एंड अगेन वो ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एयर से। सो अगेन वो एयर भी यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली जो ह्यूमन बींग्स है वो भी एनिमल्स की तरह क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है। ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए जो ह्यूमंस है वो भी एयर पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक। तो ऐसे हर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वो नेचर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना। रॉक एंड सॉइल आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस, बिल्डिंग, डैम्स एक्सेट्रा। तो देखो ह्यूमन बींग्स बाकी कामों के लिए भी नेचर पे डिपेंडेंट है। लाइक जो कंस्ट्रक्शन करनी है अगर हमने हाउसेस की, बिल्डिंग्स की, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सॉइल और सीमेंट। वो हमें कहाँ से मिल रही है? रॉक और रिवर से। ठीक है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में ह्यूमन बींग्स, जो लिविंग बींग्स है सारे, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। नाउ वुड, कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, रनिंग व्हीकल्स एंड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। अगेन वुड वगैरह जो ये भी रिसोर्सेज में आते हैं, और ये भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से। सो दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली क्या है कि वो चीज़ें जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं और हमें नेचर से मिल रही हैं, सो हम उनको नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट ह्यूमन यूज टू सेटिस्फाई देयर वेरियस रिक्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब डिविजन्स। हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। एनिमल एंड प्लांट आर अवर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? बिकॉज देखो ह्यूमन बींग्स है वो अपने खाने के लिए क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स पे तो डिपेंडेंट है, तो हमारे लिए तो वो भी नेचुरल रिसोर्स हुए ना। वी यूज़ दैम टू सेटिस्फाई अवर वेरियस नीड्स। ऐसी जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं वो कौन से? लाइक सनलाइट, वाटर, सॉयल, मिनरल, ये सारे कौन से? नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, लिविंग एंड नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उनके अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग है, आगे उनको फर्दर 2 और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। ठीक है। और देखो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड नेचुरली ओवर टाइम। एयर, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा आर ऑल रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी ईजिली रिन्यूड बाय नेचर। तो देखो वो रिसोर्सेज जो वापस से रिप्लेनिश या फिर रिन्यू हो सकते हैं, मतलब एक बार ख़त्म हुए अगेन वो वापस से बन जाएंगे। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जो वापस से रिन्यू हो सकते हैं। तो इनके एग्जांपल कौन से हैं? लाइक एयर। देखो एयर में क्या है, हम ब्रीथ करते हैं, हमने ऑक्सीजन यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया। प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होकर वापस से ऑक्सीजन बन जाता है। इट मीन्स ऑक्सीजन रिन्यू हो रहा है ना। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, वापस से बन सकते हैं नेचर में अपने आप। ठीक है। हमें उसके लिए कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना पड़ता। सो नेचर में जो नेचर अपने आप जिन चीज़ों को रिन्यू कर सकता है उनको हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे अर्थ पे। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन, देयरफॉर दे आर ऑल्सो नॉन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है इनके? लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड
पेट्रोलियम। सो वो रिसोर्सेज जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं और वो अपने आप रिन्यू नहीं हो सकते, और अगर रिन्यू होंगे भी तो उनको रिन्यू होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, सो इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, मतलब जो ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं वो भी बोल सकते हैं हम। इनके एग्जांपल क्या हैं, लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं? अ फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट और फायर फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस एंड एट अ रीजनेबल और मिनिमल कॉस्ट। इट मीन्स क्या है कि फ्यूल क्या चीज़ हो सकते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है और या फिर फायर प्रोड्यूस कर रहा है, बट फॉर सम कंस्ट्रक्टिव पर्पस, मतलब किसी यूज़फुल वे के लिए प्रोड्यूस कर रहा है और बहुत छोटे से अमाउंट को यूज़ करके वो प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा कुछ महंगी सब्सटेंस है, वो हीट और फायर प्रोड्यूस कर रही है, तो हम उसको फ्यूल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई। ठीक है, तो हमें कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं चाहिए और हीट भी अच्छा अमाउंट में वो प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, ऑल फ्यूल्स कंटेन कार्बन आइदर इन फ्री और इन कंबाइंड स्टेट, एग्जाम्पल LPG, CNG एक्सेट्रा। जितने मोस्टली फ्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन ज़रूर होता है उनमें, चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में हो चाहे वो फ्री स्टेट में हो, बट होता ज़रूर है कार्बन। ठीक, तो उसके आप एग्जांपल देख सकते हो फ्यूल के, लाइक LPG और CNG। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? नाउ मिलियन ऑफ ईयर अगो फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड नेचुरली बाय द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। बहुत साल पहले हमने सुना है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था कि जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो ड्यू टू सम रीजंस अर्थ के अंदर दब गए थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हो, धीरे धीरे वो विद द पासेज ऑफ टाइम वो जो एनिमल्स या जो प्लांट्स की डेड बॉडीज थी वो फ्यूल में कन्वर्ट हुई। दैट्स वाई उनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल ड्राइव एनर्जी फ्रॉम द सन विच always get stored in the body whether dead or alive. Hence we can say that the heat and energy that we get by the burning these fuel is also indirectly derived from sun. देखो इससे क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स या जो एनिमल्स या प्लांट्स जो कि उस ज़मीन के अंदर दब गए थे, उन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ से ली? सन से। अब देखो सन की एनर्जी उनके अंदर स्टोर है, अब वो कन्वर्ट हो गए इन फॉसिल फ्यूल्स में। तो अगर हम इन फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो इनडायरेक्ट वे में हम क्या कर रहे हैं, जो सन की एनर्जी उन एनिमल्स ने ली थी, हम उसी एनर्जी को वापस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और दिस एनर्जी इज लॉक्ड इन द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ दिस फ्यूल दैट इज रिलीज्ड एज हीट व्हेन दे आर बर्न। जब हम उनको हीट करते हैं तो एक्चुअल में क्या है, जो सन से एनर्जी उनको मिली थी इन टर्म्स ऑफ केमिकल फॉर्म, तो हम वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उनको बर्न करके। किनको? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज फर्स्ट कोल। कोल देखो फर्स्ट हम जो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास? कोल। कोल क्या चीज़ होती है? नाउ कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ फाउंड इन अ कोल माइन डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। इट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ कार्बन विद ऑन कंबशन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीव्स बिसाइड ऐश एज रेजिड्यू। तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि हमें कोल माइन से मिलता है, ज़मीन के अंदर से। ठीक है, और कोल क्या है, बेसिकली कार्बन का बना होता है जो कि जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और राख प्रोड्यूस करता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, या कह सकते हो एज अ रेजिड्यू में जो मिलता है वो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सम ऐश। ठीक, और बिसाइड कार्बन इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। और कार्बन के अलावा इनके पास और क्या क्या चीज़ होती है कोल में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होती है। ठीक, सो बेसिकली इसमें मेनली कार्बन होता है बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में। ठीक, नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे फॉर्म होता है, बनता कैसे है कोल? नाउ इट इज़ बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर अगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग wetlands area due to some natural phenomena like earthquake, flood, etc. These forests got buried under the surface of earth. As more and more soil get deposited over them, they sank deeper and deeper, and this process is carried on for the years and era after era. Along with this, with the high temperature and high pressure inside the earth, dead plants slowly converted into coal. मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, ऊपर जो हमने पढ़ा था कोल के बारे में, तो उसमें क्या था कि कोल कैसे फॉर्म हो रहा था कि जो डेड प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं उनकी डेड बॉडी अर्थ के अंदर दब गई, उसके बाद उनके ऊपर लेयर बाय लेयर जो सॉइल है वो जमा होने लगी, और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर वो क्या हुआ, ज़्यादा प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो वो डेड बॉडीज़ थी वो क्या हो गई,
फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होगी। अब उनमें से एक फॉसिल फ्यूल कोल भी है, सो इट मीन्स वो कोल की फॉर्म में भी कन्वर्ट हुई हैं, ठीक है। तो कोल की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस टाइप से होती है। नाउ सिंस कोल प्राइमरीली कंसिस्ट कार्बन, द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ठीक। सो जो स्लो प्रोसेस होती है, स्लो केमिकल प्रोसेस होती है इस डेड जो वेजिटेशन मतलब जो लिविंग बींग्स है, आप कह सकते हो कि जो लाइक प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, जिनकी डेड बॉडी का जो कन्वर्जन है कोल की फॉर्म में थ्रू सम केमिकल प्रोसेसेस और सम केमिकल कन्वर्जन्स, सो दिस इज नॉन एज कार्बनाइजेशन, ठीक। और नेक्स्ट इज हमारे पास है टाइप ऑफ कोल। सो टाइप ऑफ कोल कौन कौन से, देयर आर 4 मेन टाइप वैराइटीज ऑफ कोल, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज पीट, PEAT, it is the first stage coal, thus it is soft, black or brown in color. Its composition depends upon the condition available. सबसे पहली स्टेज है, थोड़ी सॉफ्ट होती है और ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन डिपेंड करती है कि आसपास का जो कंडीशन है वो किस टाइप की है, ठीक। और द सेकेंड इज लिग्नाइट, दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट एंड ब्राउन इन कलर, हैविंग अबाउट 38% ऑफ कार्बन। तो इसमें 38% कार्बन होता है और ये ब्लैक और ब्राउन कलर की हो सकती है। अगेन ये भी एक सॉफ्ट कोल है। थर्ड इज bituminous, it contains a black sticky substance called bitumen. It contains about 65% of carbon. It is used in steam power generation and coke making, ठीक है। तो इनका कुछ इस टाइप से कंपोजिशन है, 65% जो इसमें कार्बन होती है और ये कहाँ पे यूज़ होती है, स्टीम पावर जनरेशन में और या फिर कोक फॉर्मेशन में या कोक मेकिंग में यूज़ होती है। नाउ द फोर्थ इज एंथ्रेसाइट, इट इज़ वेरी हार्ड टाइप ऑफ कोल, इट बर्न्स स्लोली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, हैविंग 96% ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये सबसे कह सकते हो कि जो हार्ड टाइप की कोल है और ये बहुत धीरे धीरे बर्न होती है, साथ में क्या करती है इसमें 96% कार्बन होता है, ठीक। नाउ इट इज़ सेड टू बी द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। और एंथ्रेसाइट को हम क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट वैरायटी है कोल की। बेस्ट क्यों, बिकॉज ये थोड़ा सा जो एंथ्रेसाइट कोल है उसको यूज़ करके हम ज़्यादा इसमें से काम कर सकते हैं, लाइक ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। नाउ ऑल दीज वैरायटीज़ vary in their carbon content. Among all these varieties of coal, pit contains the lowest percentage of carbon. अभी आप ऊपर देख के आए कि जो पिट है वो क्या होती है, सबसे फर्स्ट स्टेज होती है, तो उसमें कार्बन सबसे कम होता है। और एंथ्रेसाइट कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट, और जो एंथ्रेसाइट है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, लाइक 96% कार्बन होता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब क्यों, बिकॉज हम इनको डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज डन बाय हीटिंग कोल एट 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इट प्रोवाइड अस विद वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। हम क्या करते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस पे जो कोल है उसको हम हीट अप करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं कोल में से। तो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ इतने हाई टेम्परेचर पे हम इसको हीट करें, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और देखो हमें क्या क्या कंपाउंड्स मिलते हैं। नाउ फर्स्ट इज कोक, द सॉलिड ब्लैक रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कोक। तो जो सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, तो उसको हम बोलते हैं कोक। इट इज़ टफ पोरस सब्सटेंस विच बर्न्स विद नो स्मोक एंड हैंस इट इज़ अ गुड फ्यूल। और ये क्या है, एक टफ पोरस सब्सटेंस होता है जो कि बिना किसी स्मोक प्रोड्यूस किए बर्न होता है, दैट्स वाई इसको हम एक अच्छा फ्यूल मान सकते हैं, बिकॉज ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और द सेकंड वन इज कोल तार, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड कंटेनिंग सेवरल कार्बन कंपाउंड्स। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट गिव्स आउट बेंजीन, टोलिन, ज़ैलिन, फिनॉल, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन। ये अब बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं ये प्रोड्यूस करता है, और एक्चुअल में है क्या, ये ब्लैक थिक लिक्विड है, ठीक। कोल तार जो होता है ब्लैक थिक लिक्विड फॉर्म में होता है। नाउ द नेक्स्ट इज कोल गैस, इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेज। इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। देखो जो हमने फर्स्ट प्रोसेस थी कोक बनाने की, तो उस प्रोसेस के टाइम पे जो गैसेज निकलती हैं, लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेज, इनका जो मिक्सचर होता है इसको हम बोलते हैं कोल गैस, ठीक। और नेक्स्ट इज अमोनियम कंपाउंड, दीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो अमोनियम कंपाउंड्स भी कुछ मिलते हैं जो कि हमें जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके इंटरमीडिएट हमें मिलते हैं, ठीक है। और द नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ कोल, कि कोल हमें कहाँ कहाँ यूज़ करने को
मिलता है कि लाइक कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं कोल। नाउ फर्स्ट इज़ अ फ्यूल इन अ हाउस एज वेल एज इन इंडस्ट्री, हाउस और इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग कोल गैस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल यूज़ करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक पेट्रोल, ठीक है, सिंथेटिक पेट्रोल बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। टू ऑब्टेन सम यूज़फुल प्रोडक्ट लाइक कोक, कोल तार एक्सेट्रा, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि हम इसमें जो कोल है उससे ये भी बना सकते हैं। नाउ टू ऑब्टेन सम यूज़फुल कंपाउंड सच एज बेंजीन, टॉलिन, फिनोल एंड एंथ्रासिन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कोल तार बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें हमें जो थिक लिक्विड मिलता है उसमें से गैसेज निकलती हैं, ठीक है, बेंजीन वगैरह। सो हम ये बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं कोल को सॉरी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ कोल की डिसएडवांटेजेस क्या है। नाउ इट नीड्स एन एडिक्वेट अमाउंट सप्लाई ऑफ एयर टू बर्न, कोल क्या अगर इसको प्रॉपर हवा नहीं मिलती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये आधा अनबर्नड रह जाता है, प्रॉपरली जलता नहीं, तो इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है जलने के लिए। When coal burns, it produces carbon monoxide that is highly poisonous gas. It pollutes the environment and harm human life, ठीक है। तो जब कोल बर्न होता है उसको क्या चाहिए, बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जिससे वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि थोड़ी पॉइजनस होती है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में एनवायरनमेंट अगर पोल्यूट होगा तो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो वो ह्यूमंस को भी हार्म करते हैं। Now, coal on burning produces a lot of soot which not only pollutes the air and soil but also blackens the surrounding structure, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब जलता है ना कोयला, सो बहुत ज़्यादा ब्लैक उसमें से धुआं निकलता है, जो कि अगर आप देखोगे वो धुआं अगर आप लाइक आप लगाओ कि जो कोयला है वो हमने किसी क्लोज रूम में जला दिया तो उससे क्या होता है कि वो जो ब्लैक पोर्शन है देखो आप सारे रूम में की जो दीवारें हैं ना वो ब्लैक हो जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि अगर बाहर एनवायरनमेंट में भी आप जला रहे हो तो क्या होता है हर तरफ ब्लैक आउट हो जाता है, ठीक है, काला काला हो जाता है सब कुछ। द लास्ट इज कोल डस्ट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम अमंग माइनर कॉजिंग मैनी सेवरल डिसीजेज, और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो इनको जलाने के बाद जो रेजिड्यू बचता है दैट इज़ ऐश, या जिसको कोल डस्ट बोलते हैं, कोल माइनिंग्स में से भी निकलता है। सो वो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा एज्ड बंदे होते हैं उनके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज आपको जो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है उससे, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो वो एक वे है जिससे ये ह्यूमन बींग्स को हार्म भी करता है, ठीक। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।